यस लिखो एक बार चैट बॉक्स में। कल आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दिया था, उसी से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 117। ठीक है, तो मैं वही दोबारा से लिख रहा हूँ। देखो सब लोग ध्यान दो इधर, सब लोग। हाँ, 275 इज द राइट आंसर फॉर दैट प्रॉब्लम। अभी उसी को करते हैं एक बार। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या था हमारे पास? अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ a regular polygon of 15 sides is constructed in how many ways? In how many ways can a triangle be formed using the vertices of the polygon such that no side of triangle is same as that of the polygon? ऐसा है, ठीक है। सो अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स इज कंस्ट्रक्टेड। तो 15 साइड्स है मतलब उसके 15 वर्टिसेस हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ ट्रायंगल बी फाउंड यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन सो दैट नो साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉमन विद द दैट ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको। ध्यान देना इधर सब लोग। तो मान लो मैंने एक पॉलीगन बनाया ऐसा। एक मिनट रुको। हेलो, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग।
हाँ बेटा, चलो देखो, हाँ ये क्वेश्चन था कि रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स, हाँ ये वाला कर रहे थे ना, तो मैं क्या कर रहा था, मैंने 15, सबको स्क्रीन दिख रहा है, एक बार यस लिखो चैट बॉक्स में। अभी स्क्रीन आ गया होगा बेटा, मेरे को कॉल आया था इंपॉर्टेंट। चलो इधर देखते हैं, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स इज कंस्ट्रक्टेड, तो हमारे पास 15 वर्टिसेस हैं, ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 14 एंड 15, तो मेरे पास टोटल कितने वर्टिसेस हैं, 15 वर्टिसेस हैं, ठीक है। अब मेरे को ऐसा देखना है कि ट्राइंगल बनाने हैं अपने को, कि कोई भी साइड जो है ट्राइंगल की, वो इस पॉलीगन के साथ सेम ना हो। तो हम क्या करेंगे, देखो कैसे कैसे बन सकता है। तो मेथड वन जो है, मेथड वन तो जैसे नॉर्मली हम करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल, टोटल कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, 15C3, टोटल हमारे पास बन जाएंगे 15C3, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 15C3 आ गया, ठीक है। और मेरे को अब ऐसा निकालना पड़ेगा, 15C3 समझ गया ना, टोटल ट्राइंगल्स बन जाएंगे। अब ऐसा निकालना पड़ेगा जिसमें जो ट्राइंगल है उनकी इस पॉलीगन के साथ एक साइड कॉमन हो, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐसे निकालना है जिसमें साइड कॉमन ही ना हो। तो वन साइड कॉमन वाले ट्राइंगल निकालते हैं, वन साइड कॉमन। अच्छा, वन साइड कॉमन कैसे बनेगा, जैसे आपने मान लो 1 2 पिक कर लिया, जैसे ये दो पिक किया, और 3 और 15, अब आपने ये वाला ट्राइंगल बना दिया ऐसे। तो ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हो गया, जो सारे ट्राइंगल में से वैसा ट्राइंगल हो गया जिसकी एक साइड कॉमन है। फिर एक ये वाला ट्राइंगल भी बन सकता है, देखो 1 2 3 वाला, इसमें कितनी साइड कॉमन हो जाएंगी, दो साइड कॉमन हो जाएंगी। समझ गए। फिर अगर हम 2 3 4 करते हैं, ये भी दो साइड कॉमन, तीन साइड कॉमन हो ही नहीं सकती, क्योंकि तीन साइड अगर आप लोगे तो वो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो वन साइड कॉमन वाले निकालते हैं। अब वन साइड कॉमन के लिए आपको जो दो वर्टिसेस उठाने पड़ेंगे वो कंजिक्यूटिव उठाने पड़ेंगे, तो 1 2 उठाओगे, 2 3 पिक करोगे, 3 4 पिक करोगे, ऐसे करते करते 15 1 पिक करोगे। तो 15 तो ये 15 तो ये सेट्स हो गए ना, जो पेयर बन गए, 1 2 2 3 3 4 4 5 15 1। तो इनमें से एक पेयर को पिक कर लो। तो मान लो आपने पिक किया 1 और 2, जब आप 1 और 2 को पिक करोगे तो 3 को नहीं ज्वाइन करना है, 15 को ज्वाइन नहीं करना है, मतलब उसके बगल वाले दोनों को ज्वाइन नहीं करना है, नहीं तो वो क्या होगा, वो जो ट्राइंगल बनेगा उसकी दो साइड कॉमन हो जाएंगी। हम क्या चाहते हैं, एक साइड कॉमन करना। तो मतलब जब आपने 15 पेयर्स में से एक पेयर पिक कर लिया, तो 4 पॉइंट और हट गए हमारे, 4 पॉइंट और हट गए, तो 4 पॉइंट और हट गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने बचेंगे, 11 बच जाएंगे। तो 11 में से एक पॉइंट और सिलेक्ट कर लो, तो ये एक साइड कॉमन वाले आ जाएंगे। समझ गए ना। इसका क्या मतलब हुआ, 1 2 ये पिक हुआ, और आपके बाकी 11, मतलब यहाँ से 4 5 6 से करते करते 14 तक आपके 11 पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई भी एक पिक कर लो, इतने ट्राइंगल्स बनेंगे। तो 15 इंटू 11, तो ये 165 ही हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हाँ नेक्स्ट आते हैं टू साइड कॉमन। अब टू साइड कॉमन के कितने बनेंगे देखो, वो तो डायरेक्ट ही बन जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे उसमें। टू साइड कॉमन वाले में एक ट्राइंगल बनेगा 1 2 3, एक बन जाएगा 2 3 4, फिर एक बन जाएगा 3 4 5, ऐसे करते करते एक बन जाएगा 14 15 1। समझ गए। 15 1 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, 15 1 2 भी बनेगा, हाँ। तो ये 15 और बन रहे हैं, तो टू साइड कॉमन के 15 ट्राइंगल्स और बनेंगे, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ऐसे करते करते 15 1 2। ठीक है, तो अब टोटल निकाल लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, टोटल कितने हो गए मेरे पास, 15C3 माइनस 165 माइनस 15, 15C3 कितना आ जाएगा, 15C3 मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 6, सो 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा 7, ठीक है। तो यार है 35 इंटू 13, 65 हो गया ये, 39 और 6 45, माइनस ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी 180, और ये बन जाएगा हमारे पास 275, ठीक है। तो 275 इज द आंसर।
कोई दिक्कत किसी को भी इस पार्ट में? ए पार्ट सबको समझ आ गया? ऑल क्लियर करो एक बार। ठीक है, अब आते हैं मेथड 2 पे। ठीक है, मेथड 2 देखना आप। मेथड 1 वैसे बहुत ही बेसिक मेथड है और बहुत सिंपल भी है, तो अगर ज्यादा दिमाग हम नहीं लगाना चाहते हैं तो हम मेथड 1 से कर सकते हैं। ठीक है, मेथड 2 क्या है कि हम सर्कल के ऊपर मल्टीनोमियल थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप वो समझते हैं, क्योंकि पॉलीगन है तो 15 पॉइंट्स हैं इसके ऊपर। तो मान लो एक सर्कल है हमारे पास। बेटा अपना माइक बंद रखें। देखो, तो अपने पास 15 पॉइंट्स हैं, 1 2। देखना ध्यान से मैं कैसे बता रहा हूँ, हो सकता है किसी क्वेश्चन में इसी तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो। ठीक है, ऐसे मान लो इस सर्कल के ऊपर 15 पॉइंट्स हैं, तो इनको ज्वाइन करोगे तो आपकी एक पॉलीगन बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जब सर्कल पे परमुटेशन ये मल्टीनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो उसको एक जगह पे कट मारते हैं। मतलब जैसे मान लो हमने यहाँ पे इसको एक ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इसको काट दिया है, तो जब मैं इसको कट करूंगा तो क्या होगा, एक सर्कल एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बोला था 3 बॉयज के बीच में गर्ल्स को बैठाओ सच दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 2 गर्ल्स बिटवीन 2 बॉयज, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। सेम उसी टाइप से हम इसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, इस सर्कल को एक जगह पे कट मारा जो कि 1 और 15 के बीच में है। ठीक है, तो अब ये जब ब्रेक हो गया तो ये आपकी एक लाइन बन जाएगी कुछ ऐसे। तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ऐसे करते करते 13 14 15 आ गया। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कितने पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स चाहिए। तो मान लो आपके पास ऐसे आपने 3 पॉइंट कोई भी सिलेक्ट किए, पी पी पी, मतलब कुछ भी ऐसा सेम नहीं है, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। जैसे मान लो ये हो सकता है सेकंड पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट है, ये एट्थ पॉइंट है। तो जब आप 3 पॉइंट अब मल्टीनोमियल में सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके आगे कुछ गैप्स आएंगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, तो आपके 3 पॉइंट जो सिलेक्ट होंगे उसके आगे कुछ गैप आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जो होगा ये मेरा 12 के बराबर होगा, क्योंकि बेटा आपने 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए हैं, टोटल 15 हैं। तो ये जो गैप वाले पॉइंट्स होंगे, ये जो पॉइंट्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, ये गैप वाले पॉइंट शो कर रहा है। मतलब गैप है जो कि, जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा 2 सिलेक्ट हो रखा है ये वाला पॉइंट, और y मैंने बोल दिया कि y मेरा 3 सिलेक्ट है, y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है मैंने 3 4 5 को छोड़ दिया है, तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा 6 होगा। ठीक है, अब मान लो मैंने 1 बोल दिया, इसके बाद z की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 7 छोड़ा हुआ है और ये वाला पॉइंट मेरा 8 हो गया। तो इससे ये मेक श्योर हो जाएगा ना कि जो पॉइंट्स आप सिलेक्ट कर रहे हो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो मैंने ये बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 12। अब इसमें क्योंकि आपको फर्स्ट भी इंक्लूड करके चलना है, फर्स्ट भी इंक्लूड करके चलना है, तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका पहला गैप है वो 0 या 0 से बड़ा हो। ठीक है, जो y है वो 1 या 1 से बड़ा हो, z जो है वो 1 या 1 से बड़ा हो, ठीक है, और w जो है वो 0 से बड़ा हो। समझ गए ना? अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये वाला जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू भी 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब 0 कहने, जब ये 0 कहने का मतलब है कि मैंने इसमें पॉइंट 1 सिलेक्ट कर लिया होगा। जब मैं x को 0 कह रहा हूँ इसका मतलब है मैंने पहला पॉइंट कौन सा सिलेक्ट हो गया होगा, 1। जब मैं x को 1 कह रहा हूँ इसका मतलब है एक पॉइंट छूट गया, मेरा ये पहला पॉइंट कौन सा सिलेक्ट हुआ होगा, 2। ठीक है, तो उस तरीके से चल रहा है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई हमें। अब हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों को 1 बना लेते हैं, या दोनों को माइनस, मतलब दोनों को 0 बना लो या दोनों को 1 बना लो, जैसे आपको सही लगे। तो x डैश प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 14 कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, x डैश वाई जेड और डब्ल्यू डैश सब 1 से बड़े हो गए। तो कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, 14 माइनस 1 c 4 माइनस 1, सो 13 c 3 टोटल सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, अब बट इसमें एक गड़बड़ है,
13C3 आपके टोटल वेज अगर आप वैल्यू भी निकालोगे ना तो 13C3 की वैल्यू थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो 13C3 में क्या गड़बड़ है, जब आपका x 0 होगा और w 0 होगा ना, तो उस केस में क्या होगा, x 0 और w 0 तो आपके पास ये वाले दोनों पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे। उस केस में जब x 0 है और w 0 है, इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं हम, ठीक है, तो आपका P1 और P15 सिलेक्ट, पॉइंट 1 और पॉइंट 15 सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, आपके जो साइड बनेगी वो पॉलीगन की साइड के साथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हमें अब हटाना पड़ेगा। तो हमें कौन से केसेस हटाने पड़ेंगे, व्हेन P1 and P15 are selected। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, एक सर्कल आ गया, सर्कल बना लेते हैं। अब मान लेते हैं P1 और P15 आर सिलेक्टेड। ठीक है, और हमारे पास एक पॉइंट P आ गया, यहाँ पे A है और यहाँ पे हमारे पास B है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, P1 P15 और ये वाला ट्राइंगल मैं अब इनमें से हटा दूंगा जितने भी ऐसे ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, A + B शुड बी इक्वल टू 12। ऑब्वियसली आपके पास वो वाले ट्राइंगल आए हैं जिनकी साइड्स कॉमन नहीं है, बस P1 और P15 कॉमन हो गया। ठीक है, और A ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और B ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 - 1 C 2 - 1, 12 - 1 C 2 - 1, सो ये 11C1 ये आ गया। तो हमारे जो रिक्वायर्ड वेज होंगे, तो जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स हैं वो आ जाएगा 13C3 - 11C1। अभी वैल्यू निकाल लेते हैं, 13 × 12 × 11 डिवाइडेड बाई 6, 6 2 ज़ा, ओके, सो 26 × 11, तो ये आ रहा है 286 - 11 जस्ट 275। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। अब देखो भाई, ये भी समझ आया आपको कि नहीं समझ आया? जिसको भी समझ आ गया वो ऑल क्लियर करो चैट बॉक्स में। देखो दोबारा से सुनो। अच्छा, मेथड 2 में क्या था कि मेरे को ना मल्टीनोमियल लगाकर मैंने इसको किया है। तो मल्टीनोमियल क्यों लग रही है, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा ना, हाँ आप सुनो सब लोग, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीनोमियल में मैं कैसे करूंगा, मैं 3 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा और 3 पॉइंट के अंदर गैप आ जाएंगे। मतलब एक गैप x हो गया, एक y हो गया, एक z हो गया, ऐसे करके 3 पॉइंट के अंदर गैप आ जाएंगे, x y z w। और उसमें मैं क्या कर दूंगा कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उससे क्या मेक श्योर हो जाएगा, जब मैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करूंगा, उससे क्या मेक श्योर हो जाएगा, उससे ये मेक श्योर हो जाएगा कि दो पॉइंट के बीच में कुछ गैप है। दो पॉइंट मतलब साइमल्टेनियसली नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि भाई मैं मल्टीनोमियल से इस प्रॉब्लम को कर सकता हूँ। पहली चीज तो ये है कि मल्टीनोमियल सोचा ही क्यों मैंने। ठीक है, तो अब मल्टीनोमियल में क्या दिक्कत है, सर्कल पे मल्टीनोमियल लगाने में प्रॉब्लम रहती है, हम मल्टीनोमियल हमेशा एक लाइन के ऊपर लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक करके एक लाइन बना लिया पहले तो। और जब मैंने लाइन बनाया तो मैंने बोला कि मैंने मान लो कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट किए, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट किया, एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किया और एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है, इसके आगे मैंने मान लिया जो मेरा गैप है वो x है। इन दोनों, ये इसको मान लेते हैं PA, इसको मान लेते हैं PB और इसको मान लेते हैं PC। PA के आगे मैंने गैप को x मान लिया, इन दोनों के बीच के गैप को मैंने y मान लिया, इसको z मान लिया और इसको w मान लिया। लॉजिकली तो एक सर्कल भी आप जानते ही हैं इसको। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू 0, जब मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू 0, इसका मतलब है आपका पहला पॉइंट सिलेक्ट हुआ है। जब मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू 1, इसका मतलब मेरा सेकंड पॉइंट सिलेक्ट हुआ है। जब मैं बोलूंगा x इक्वल टू, समझ गए, x0 पर पहला पॉइंट सिलेक्ट हुआ है, x1 के ऊपर आपका सेकंड पॉइंट सिलेक्ट हुआ है, x2 के ऊपर मतलब 2 का गैप दे दिया ना आपने। x2 कहने का मतलब है कि आपने स्टार्टिंग में 2 का गैप दे दिया। अब 2 का गैप दे दिया तो आपके पास क्या होगा, pb आ जाएगा। समझ गए?
तो इससे क्या होगा, अब आपने जैसे गैप दे दिया, एक पॉइंट सिलेक्ट हो गया, फिर गैप दे दिया, एक पॉइंट और सिलेक्ट हो गया, फिर गैप दे दिया, फिर एक पॉइंट सिलेक्ट हो गया, 3 पॉइंट सिलेक्ट होंगे, ट्रायंगल बन जाएगा। तो जितने वेज में आप ये कर पाओगे, ये गैप्स बना पाओगे, उतने आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। तो मैंने उस गैप को लिख लिया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मेक श्योर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए करना है मुझे क्योंकि भाई मेरे को p1 से भी तो ट्रायंगल चाहिए, पॉइंट 1 से भी तो ट्रायंगल चाहिए, इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करूंगा तो फिर वो अलग से मेरे को निकालना पड़ेगा, अलग से उसके निकालने पड़ेंगे भी कितने ट्रायंगल 1 से बन रहे हैं, 15 से बन रहे हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मान लिया कि भाई 1 से और 15 से जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं सारे निकाल लो। ठीक है, तो 1 और 15 की ही गड़बड़ रहेगी, बाकी कोई गड़बड़ नहीं रहेगी। तो मैंने बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे क्या मेक श्योर हो गया कि भाई अगर w 0 होगा तो आपका आखिरी पॉइंट क्या होगा, 15 होगा, क्योंकि तीनों का सम भी तो आपको करोगे ना 12 के बराबर करोगे। तो w 0 होने का मतलब क्या है कि भाई p आपका जो लास्ट पॉइंट है वो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से क्या मेक श्योर होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से ही मेक श्योर होगा कि a और b के बीच में कुछ गैप है, कम से कम 1 का गैप है, मतलब एक पॉइंट तो इन दोनों के बीच में आ ही रहा है। अगर 2 होगा तो मतलब 2 पॉइंट आ रहे हैं, 3 होगा तो 3 पॉइंट आ रहे हैं। तो अब ये जो टोटल पॉइंट्स हैं इन बिटवीन जो हमने लिखे हुए हैं x y z w, इनका सम कितना हुआ, 3 पॉइंट आप सिलेक्ट कर चुके हो, उनके बीच के गैप्स का सम कितना होगा 12, क्योंकि 3 पॉइंट है पर टोटल 15 है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे x डैश कर दिया, इसमें w डैश कर दिया। एक्स डैश करने का क्या मतलब हो गया कि भाई आप एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एक्स डैश करने का क्या मतलब हो गया कि अब मैं 1 बना लूंगा इसको, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया। ठीक है, इधर 1 ऐड किया तो इधर भी 1 ऐड होगा, इधर भी 1 बना दिया। तो अब ये मेरी एक क्वेश्चन होगी जिसका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का सोल्यूशन आता है हमें 13c3। तो ये 13c3 टोटल ट्रायंगल बन रहे हैं, बट इसमें एक गड़बड़ है। कौन सी गड़बड़ है, जब x 0 होगा w 0 होगा, जब x 0 होगा w 0 होगा, उसका मतलब है आपने क्या क्या कर लिया, 1 और 15 सिलेक्ट कर लिया, और बीच में आपके पास वैसे वाले ट्रायंगल्स आ रहे हैं जिनमें गैप है, मतलब 1 3 15 आएगा, समझ रहे हो, 1 3 15 वाला ट्रायंगल आ जाएगा, फिर 1 4 15 वाला ट्रायंगल आ जाएगा, 1 5 15 वाला, ऐसे ट्रायंगल बनेंगे। तो वो ट्रायंगल्स अब हमें हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, P1 P15 और एक पॉइंट P मान लिया, A प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट आ गए हैं। तो उस पे A ग्रेटर देन इक्वल टू 1, B ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देख करके देखा, तो हमें समझ आ गया 11 ये ट्रायंगल बन रहे हैं, तो टोटल में से उसको माइनस करके 275 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब समझ आया कि नहीं समझ आया, अब स्टिल नहीं समझ आया आपको, तो आप एक काम करना, पहले वाला तरीका ही वैसे आपके लिए ठीक है, बट इसको एक बार और लिख के खुद से करने की कोशिश करना कि मैं गैप कैसे लगा रहा हूँ, तो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जिसको समझ आ गया वो ऑल क्लियर कर दो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी अरेंजमेंट। अच्छा टॉपिक है, सुनना ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, डी अरेंजमेंट एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन है। चलो पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फिर उसके बारे में आपको इसकी कहानी बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो पहले एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे जल्दी समझ आएगा। हाँ, पहले एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो क्या है कि मान लो मेरे पास 3 लेटर्स हैं, ठीक है। 3 छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। 3 लेटर्स हैं से ABC। लेटर कहने का मतलब है जो चिट्ठी, ठीक है। मतलब आपने मान लो एक बच्चे ने चिट्ठी लिखी, दूसरे बच्चे ने भी चिट्ठी लिख दी, तीसरे बच्चे ने भी चिट्ठी लिख दी, या ऐसा मान लेते हैं एक बच्चे ने 3 चिट्ठियां लिख दी, वो 3 टीचर्स को भेजना चाह रहा है, ठीक है। तो दिस दिस इज लेटर 1, मतलब जो चिट्ठी 1 बोल दो, चिट्ठी B और चिट्ठी C, ठीक है। ये लेटर को अल्फाबेट से कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए मैं चिट्ठी बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब उसने जब ऐसा तीनों का चिट्ठी लिख दिया, उसने फिर उसको मान लो फोल्ड करके रख दिया। तीनों एक जैसी लगेंगी क्योंकि ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन तो है नहीं, उसने A4 शीट पे रखा और फोल्ड करके रख दिया। अब इन तीनों के लिए करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स भी हैं, EA, EB और EC, ठीक है। तो EA का मतलब हो गया एनवेलप फॉर द लेटर A, ठीक है। एनवेलप फॉर द लेटर B एंड एनवेलप फॉर द लेटर C, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई हमें। अब हम डी अरेंजमेंट का क्या मतलब है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि इन लेटर्स को करेक्ट वे में एनवेलप में डालने के कितने वेज हैं। ये जो मेरे लेटर्स हैं, दीज आर लेटर्स, ठीक है। आप इसको हिंदी में डाक भी बोलते हो शायद, ठीक है। तो ये जो लेटर्स हैं हमारे, ये इनको मतलब इन्वेलप में डालने के कितने करेक्ट वेज हैं। 1 वे होगा सर वन भाई, है। ए में ए चला जाए, ए ई ए में चला जाए, बी ईबी में चला जाए और सी ईसी में चला जाए, तो ये 1 वे है ना। तो 1 वे है कि भाई हर कोई अपने करेक्ट एनवेलप में जाएगा, इसका 1 वे है, मतलब एबीसी आएगा वही वाला वे, ठीक है। और टोटल कितने वेज हैं, टोटल 6 वेज होंगे, मतलब किसी को किसी में भी डालने का। जैसे मान लो मैं बनाता हूँ एबीसी, एक बनेगा एसीबी, एक बनेगा बीएसी, एक बन जाएगा बीसीए, ठीक है। फिर एक बनेगा सीएबी और एक बनेगा सीबीए। तो ये हमारे पास टोटल 6 वेज हैं, एबीसी, एसीबी, बीएसी, बीसीए, सीएबी, सीबीए, ठीक है जी। ये 6 वेज हैं। अब डी अरेंजमेंट का क्या मतलब है। अब देखो करेक्ट वे कौन सा है, यही तो है, ये सबसे पहला वाला ही तो करेक्ट वे है, ये करेक्ट वे है। एक ही तरीका, और कोई ऐसा है नहीं जिसमें सारे के सारे करेक्ट एनवेलप में चले जाएं। दूसरे वाले में क्या हो रहा है भाई, बी में सी चला गया, सी में बी चला गया, तीसरे वाले में बी में ए चला गया, ऐसे समझ गए सब लोग। तो वन देयर इज ओनली वन वे इन विच ऑल दी करस्पॉन्डिंग लेटर्स विल गो इन देयर पर्टिकुलर एनवेलप्स, ठीक है। एग्जैक्टली 1 वे है उसका। अब डी अरेंजमेंट का मतलब होता है कि कोई अपने करेक्ट एनवेलप में ना जाए, सब के सब कहीं और ही चले जाएं। डी अरेंजमेंट का मतलब सुनो ध्यान से, कि कोई भी अपने करेक्ट एनवेलप में नहीं जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ डी अरेंजमेंट ऑफ 3, D3, उसको बोलते हैं D3। डी अरेंजमेंट ऑफ 3 कहने का मतलब है भाई 3 लेटर जो हैं वो अपने 3 करेक्ट एनवेलप, वो तीनों के तीनों करेक्ट एनवेलप में नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करते हैं भाई क्या सीन है उसका। ABC ये तो गलत हो गया, इसमें तो सब अपने करेक्ट एनवेलप में जा रहे हैं। ACB ये भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें A अपने करेक्ट एनवेलप में चला गया। डी अरेंजमेंट का क्या मतलब बताए, कोई भी अपने करेक्ट एनवेलप में ना जाए। BAC ये गलत हो गया, इसमें C करेक्ट एनवेलप में चला गया। BCA ये एक चाहिए हमें, ये हमारा डी अरेंजमेंट मतलब पहला हो गया। नहीं बेटा, डी अरेंजमेंट का मतलब है कोई भी लेटर अपने करेक्ट एनवेलप में ना जाए। सी ए भी देखो, CAB ये हमें चाहिए, ये गलत हो गया। तो कितने वेज आ रहे हैं हमारे पास, 2 वेज आ रहे हैं। अगर मैं डी अरेंजमेंट ऑफ 3 बोलूंगा तो उसकी वैल्यू 2 आएगी। D3 मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर्स इन देयर करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स इज इक्वल टू 2। D2 1 होगा। अगर आप D2 देखते हो तो जैसे मान लो A और B दो लेटर्स हैं, उनके करेक्ट एनवेलप हैं EA और EB, तो इनके अगर आप वेज देखोगे तो इसमें 1 आ जाएगा, देखना ये AB हो गया और AB हो गया। तो ये आपका डी अरेंजमेंट ऑफ 2 है, डी अरेंजमेंट ऑफ 2 की वैल्यू 1 आती है। सबको बात समझ आ गई कि डी अरेंजमेंट का मतलब क्या है।
अच्छा अब ये बताओ D5 किसके बराबर होगा? D5 किसके बराबर होगा, कैसे सोच सकते हैं? ओरली बताओ, लिखना नहीं है कुछ भी। अब मुझे सोचना है D5, D2 सोच लिया, D3 सोच लिया, D5 ओरली बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटा, n-1 थोड़ी है। अच्छा, इसने ऐसे विधि ने ऐसे बता रहा है D2 1 आ रहा है, D3 2 आ रहा है, तो D5 4 होगा, एक कम आ रहा है, ऐसा नहीं है। खुशी भी वही कह रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटा। D4 ना 9 आता है, चलो मैं ऐसा बता रहा हूँ, D4 9 आता है, तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक इसका कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा पैटर्न नहीं है। तो बेसिकली आपका कंसर्न आएगा कि सर ऐसे डायरेक्टली नहीं निकलेगा। D4 की वैल्यू आप निकालोगे ना, 24 टोटल वेज है, उसमें से देखोगे ना तो 9 आ जाएंगे जिसमें वो डी अरेंज हो रखे होंगे। नहीं 24, D5 24 भी नहीं आएगा, D5 44 आता है। ठीक है, बात समझ आई? अभी निकाल लेंगे, D5 44 के आसपास आता है शायद, और D4 9 आएगा। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। तो अब एक बार पहले मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसको डिराइव करते हैं कि वो आया कैसे। ठीक है, तो अब मेरे को लगता है सबको समझ आ गया डी अरेंजमेंट क्या है। सो देयर आर n distinct letters and n corresponding envelopes। तो अंडरस्टूड हो गया कि भाई n ही डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं और उनके n करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज in which letters can be placed in the envelopes, one letter in each envelope। अब हर इन्वेलप में ना एक ही जाना है बेटा, ऐसे नहीं कि दो तीन आपने पुट कर दिया, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन टाइप नहीं करना है। द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर कैन बी प्लेस्ड इन द एनवेलप्स, वन लेटर इन ईच एनवेलप, so that no letter is placed in the correct envelope। is d of n, इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट ऑफ n, डी अरेंजमेंट of n letters in n envelopes। शॉर्टकट में डी अरेंजमेंट ऑफ n बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू आती है, ये आती है n फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू माइनस 1 रेज़ टू द पावर n 1/n फैक्टोरियल। ये ऐसा होता है।
हाँ डिराइव बेटा डी मॉर्गन से करेंगे, पाई से करेंगे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। दो तरीके होते हैं इसको डिराइव करने के, तो एक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, उसी से कर रहा हूँ डिराइव। पहले भी एक बार ये फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, देखो n factorial 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial so on to minus 1 raised to the power n 1 by n factorial। अब इसको यूज करके एक बार वो निकालते हैं d1 d2 d3 ये सब। d1 डी अरेंजमेंट ऑफ 1 तो पॉसिबल ही नहीं होता, डी अरेंजमेंट ऑफ 1 इज 0 एक्चुअली। एक ऑब्जेक्ट, एक अगर लेटर है, एक एनवेलप है, तो उसको डी अरेंज कर ही नहीं सकते। सो d1 इज 0, d2 निकालते हैं। आप देखो d2 किसके बराबर आएगा, 2 फैक्टोरियल। तो देखो ये वाली पहली वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाती है, 1 और 1 फैक्टोरियल इज 1 ओनली, वो तो कैंसिल आउट हो जाती है। तो d2 कहने का मतलब है आप 2 तक ही जाओगे, 3 तक नहीं जाओगे। dn कहने का मतलब n तक जाओगे ना, तो ये वाली वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। d3 निकालो, d3 कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल। ये कुछ वैल्यूज मैं जो निकाल रहा हूँ याद रखनी है, इसलिए निकाल रहा हूँ। तो 6 बाय 2 इज 3, 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1, तो 2 आ जाएगा। d3 निकाला था अभी आपने, 2 आया था। d4 निकालते हैं, 4 फैक्टोरियल 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल 1 बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 24 बाय 2 माइनस 24 बाय 6 प्लस 24 बाय 24 इज 1। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 1, तो ये वाली वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। d5 जो आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 5 फैक्टोरियल। सो ये हो जाएगा 120 बाय 2 माइनस 120 बाय 6 120 by 24 minus 120 by 120 which is 1। तो ये आ जाएगा 60 minus 20 प्लस 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 65 माइनस 21 विच इज 44। 44 ही बता रहा था मैं आपको, ठीक है। क्लियर है, तो ऐसे d6 मतलब d5 तक आप याद रख सकते हो। सबको स्क्रीन क्लियर आ रहा है, एक बार बताओ चैट बॉक्स में यस करो। यस सर, यस सर। अमित तुम एक बार री लॉग इन कर लो, मतलब एक बार एग्जिट करके लॉग इन कर लो मीटिंग में, तो हो जाएगा ठीक। ठीक है, तो ये सबको समझ आ गया। d1 d2 d3 d4 d5 कैसे निकालना है। d5 कहने का मतलब है, अगर मैं बोलता हूँ भाई 5 लेटर हैं, 5 इनवेलप है, उनको क्या करो, रीअरेंज करो, मतलब कोई भी अपने करेक्ट इनवेलप में नहीं जाना चाहिए, तो d5 कर दो। 4 को करना है तो d4 कर दो, ठीक है। अब इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको डिराइव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि एक इवेंट है ए लेटर, अगर मैं मान रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब हो गया, A1 लिख लें इसको, चलो A1 लिख लेते हैं। A1 का मतलब हो गया लेटर 1 इज इन इट्स करेक्ट एनवेलप, लेटर 1 इज इन इट्स करेक्ट एनवेलप। रेस्ट जो उनके बारे में पता नहीं है, रेस्ट में और में नॉट। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूँ लेटर 1 इज इन इट्स करेक्ट एनवेलप, रेस्ट मे और मे नॉट इन देयर करेक्ट एनवेलप, तो जब A1 इवेंट है जो भी, उसका क्या मतलब है कि भाई लेटर 1 तो अपने करेक्ट एनवेलप में चला जाएगा, बट बाकियों का हमें पता नहीं है। तो पाई में ऐसे ही होता है कि भाई एक चीज तो होती है, जैसे हम करते थे ना n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो a में क्या होता है, सब इंक्लूड हो जाते थे, फिर a इंटरसेक्शन b करते थे, फिर कम हो जाते थे, तो उस तरीके से हम चलेंगे इसमें भी। A2 का क्या मतलब हो जाएगा फिर, लेटर 2 इज इन इट्स करेक्ट एनवेलप, रेस्ट में ना, रेस्ट वो जरूरी नहीं है ऐसे, ठीक है। A3 का भी ऐसे हो जाएगा, लेटर 3, ऐसे करते करते AN का क्या हो जाएगा, लेटर N इज इन इट्स करेक्ट एनवेलप। ठीक है जी, हो गया जी, यहाँ तक तो हमने ये लिख लिया। अब मेरे को निकालना क्या है, मुझे निकालना है A1 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट्री सो ऑन टू AN कॉम्प्लीमेंट्री, ये निकालना है मुझे।
ये क्यों निकालना है, इसका क्या मतलब हुआ, A1 कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब हुआ कि A1 अपने करेक्ट एनवेलप में नहीं है, लेटर 1 इज नॉट इन इट्स करेक्ट एनवेलप, simultaneously A2 should not be in its letter 2 should not be in its correct envelope, simultaneously letter 3 and so on to letter n। तो ये आएगा। अब इसमें डी मॉर्गन लगेगा, जिसे उमंग कह रही थी A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN। डी मॉर्गन क्या करता है, यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना बताया था उसने कॉम्प्लीमेंट्री हेल्प से। तो उसको हम लिखेंगे n टोटल माइनस n ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3। अब ध्यान से सुनना मैं कैसे लिखूंगा ये, यूनियन AN, ठीक है। तो यहाँ तक तो डी मॉर्गन लगा दिया हमने। तो अब इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा n ऑफ टोटल माइनस ये क्या आएगा, समेशन ऑफ n ऑफ A1, ठीक है, प्लस इसमें कितनी टर्म्स आएंगी, NC1 टर्म्स आएंगी, क्योंकि इंडिविजुअली आप n में से एक एक टर्म उठा रहे हो, प्लस आएगा, ऑल्टरनेट साइन ला देते हो, माइनस के कारण प्लस हो जाएगा n ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस n ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 प्लस n ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 माइनस, ऐसे चल रहा है। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, अब n ऑफ टोटल का क्या मतलब हुआ, n ऑफ टोटल का मतलब हो गया n फैक्टोरियल। टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन लेटर इन वन एनवेलप कितने होंगे, टोटल n है ना, हर कोई लेटर अपने मतलब हर कोई लेटर एक ही एनवेलप में जाए, उसके कितने वेज हो जाएंगे, n लेटर है, n एनवेलप उनके सामने रख दो, n फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। माइनस अब A1 की बात करते हैं। अब हम चाहते हैं कि भाई A1 अपने करेक्ट एनवेलप में जाए। जब A1 करेक्ट एनवेलप में जाएगा तो ऐसे A2 भी जाएगा, A3 भी जाएगा, तो क्या होगा, n लेटर होगा ना, A1 A2 A3, तो n में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, तो सारे के सारे हम एक एक करके करेक्ट एनवेलप में भेजेंगे। तो NC1 करने से मान लो मैंने A1 सिलेक्ट कर लिया पहले, होता क्या है, NA1 का मतलब होता है NA1 प्लस NA2 NA3 NAN सो ऑन टू NAN, तो सारे के सारे आएंगे ना एक एक करके अपने करेक्ट एनवेलप में। तो NC1 से मान लो आपने एक सिलेक्ट किया A1, अब A1 अपने करेक्ट एनवेलप में चला गया, तो उसको करेक्ट एनवेलप में जाने का वन वे है। बाकी कितने बचे n-1, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, तो वो n-1 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। प्लस आते हैं, अब दो करेक्ट एनवेलप में जाएंगे, दो सिलेक्ट करो, उसको एक तरीके से करेक्ट एनवेलप में भेज देना है, बाकी n-2 फैक्टोरियल वैसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। माइनस NC3 इंटू 1 इंटू n-3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू करते करते क्या आ जाएगा, लास्ट में आपके पास क्या आएगा, लास्ट में जो टर्म होगी वो -1 की पावर n तो आएगा ही, क्योंकि जब 1 आता है नेगेटिव आता है, 2 आता है तो पॉजिटिव आता है, तो उसके आगे साइन का पता नहीं हमें, NCN करके उसको वन वे से भेज देना है। सारे के सारे अपने करेक्ट एनवेलप में जाने चाहिए, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन रहा है n फैक्टोरियल माइनस ये वाली वैल्यू बनेगी n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, समझ रहे हो कैसे, n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये वैल्यू बनेगी n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते लास्ट में -1 की पावर n n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। अब आप सबको समझ आ गया होगा, n फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे, 1 -1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू -1 by n फैक्टोरियल। सो दिस इज dn, तो ये हमने dn निकाल लिया। अब बताओ भाई, सबकी खोपड़ी में आ गई ये वाली बात। Yes, sir. अब देखो बेटा आ जाएगा स्क्रीन, ठीक है, सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, चलो अब। अच्छा, इसका अब एक और तरीका है,
इसको करने का वो मैं बताता हूँ आपको ना, वो एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। वो एक रिजल्ट है बेसिकली। तो ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिजल्ट 2 ऑफ डी अरेंजमेंट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो वो रिजल्ट है डी एन इज इक्वल टू एन माइनस वन डी एन माइनस वन प्लस डी एन माइनस टू। इससे भी डिराइव हो जाता है, ये वी एन मेथड से ही डिराइव हो जाता है। डी एन इज इक्वल टू एन माइनस वन डी एन माइनस वन प्लस डी एन माइनस टू, ठीक है। तो जिसको इसके डेरिवेशन में इंटरेस्ट है वो क्या करे, इसको डिराइव इस फॉर्मूले से इसको डिराइव करने की कोशिश करे। अगर वो कर पाता है तो ठीक है, नहीं कर पाता है तो मुझे मैसेज करे अपने सोल्यूशन के साथ, तब मैं उसको सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। मतलब क्लास में मैं नहीं करा रहा हूँ। डी एन इजिकल टू एन माइनस वन डी एन माइनस वन प्लस डी एन माइनस टू से ये रिजल्ट डिराइव हो जाता है। वी एन मेथड इसका हिंट है, ठीक है। चलो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि डी एन इजिकल टू एन माइनस वन डी एन माइनस वन प्लस डी एन माइनस टू का क्या है, ठीक है। ये कैसे बन रही है, ये मतलब ये रिजल्ट कैसे बनाया गया। तो लॉजिक क्या था, जो सबसे पहले डी अरेंजमेंट निकाला था ना वो इसी फॉर्मूले से निकाला था। जो सबसे पहले डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला निकला है वो इसी फॉर्मूले से निकला हुआ है, डी एन इज इक्वल टू एन माइनस वन डी एन माइनस वन प्लस डी एन माइनस टू से निकला हुआ है, ठीक है। और पाए उसके बाद आया, फिर पाए की हेल्प से, अब बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए वो थोड़ा इजी तरीका है, इसलिए हम पाए की हेल्प से बता देते हैं। अब आधे बच्चों को तो ना ये जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा ये समझ नहीं आएगी चल क्या रहा है, तो इसलिए मैं इससे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। मैंने पाए से आपको डिराइव करा के दे दिया। इजी क्या है कि भाई मेरे को पता होना चाहिए कि डीएन का फॉर्मूला पाए से डिराइव हो जाता है। वो भी नहीं पता हो तो मेरे को डीएन का फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में वो डीएन से पूछेगा। बट जब जैसे जेई एडवांस में क्वेश्चन इसके ऊपर आ गया, ठीक है, तो वो फिर क्या होता है कि जिसको ही आता होगा वो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी और जल्दी सोच पाएगा कि हाँ यार इसमें एक और मेथड आने से यही फायदा हो जाता है ना कि हम क्वेश्चन को एक अलग पर्सपेक्टिव से भी सोच पाते हैं। अब मान लो क्वेश्चन डायरेक्ट इसी के ऊपर है तो उससे सोचने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, वो इससे जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ। तो अब जैसे हम निकाल चुके हैं, वी नो दैट डी फोर की जो वैल्यू थी वो 9 थी, अब ये भी निकाला था हमने, तो इसमें पुट करके देखते हैं। तो डी फोर की वैल्यू कितनी थी 9, तो एन को 4 ले लो, ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डी थ्री प्लस डी टू। देखो 9 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ये 2 प्लस 1 था, तो एकदम सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन, तो 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि हो कैसे रहा है। मान लो मेरे पास चार एनवेलप्स हैं और चार ही लेटर हैं उनके, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये ए का एनवेलप है और ये बी का एनवेलप है, ये सी का एनवेलप है और ये डी का एनवेलप है, ठीक है। इसमें लेटर ए जाएगा, इसमें लेटर बी जाएगा, इसमें लेटर सी जाएगा, इसमें लेटर डी जाएगा, ठीक है। तो अब डी अरेंजमेंट ऑफ 4 करने का क्या मतलब है कि भाई ए में ना आए, स्मॉल ए अपने वाले में ना जाए, स्मॉल बी भी ना जाए, स्मॉल सी भी ना जाए, स्मॉल डी भी ना जाए। तो हमने क्या किया, हम अब इसको ऐसा कर रहे हैं, देखना सुनना। मैंने ए और बी का एक ग्रुप बना लिया, ऐसे में ए और सी का एक ग्रुप बनाऊंगा, ऐसे में ए और डी का एक ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने पहले किसका ग्रुप बना लिया, ए और बी का, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बी सी और बी डी का बनाने की जरूरत है, उसकी बनाने की जरूरत नहीं है। हम एक मतलब एक डब्बा हमने ए फिक्स कर लिया और एक डब्बा और फिक्स कर रहे हैं उसके साथ, तो एक डब्बा ए वाला फिक्स किया, एक डब्बा बी वाला करेंगे, एक ए और सी का करेंगे और एक ए और डी का करेंगे। तो जब मैंने ए और बी का डब्बा फिक्स किया, अब पहले मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, ए बी सी डी ये इसके डब्बे हैं, इसमें बी पुट कर दिया, इसमें ए पुट कर दिया और यहाँ पे सी और डी रहने दिया। मैंने क्या किया, ए के डब्बे में पहले किसको रख दिया, बी को, बी के डब्बे में किसको रख दिया, ए को, सी के डब्बे में सी के नीचे सी है और डी के नीचे डी है। अब देखो, तो मान लिया मैंने कि भाई ए के डब्बे में क्या आ रहा है, बी आ रहा है और बी के डब्बे में ए आ रहा है, तो ये दोनों को डी अरेंज कर दो, तो ये कितने वे से डी अरेंज हो जाएंगे, डी टू वे से डी अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। ए के डब्बे में क्या आ गया, बी आ गया, बी के डब्बे में ए आ गया, और सी और डी कितने वे से अरेंज हो जाएंगे, डी टू वे से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे बोला था कि भाई ए के डब्बे में मैंने किसको रखा हुआ है, बी को रखा हुआ है, बी के डब्बे में ए है, सी के डब्बे में सी है, डी के डब्बे में डी है। अब मैं क्या करूंगा, ए के डब्बे में मैंने माना हुआ है ना बी है, तो इसको मैं अब टच नहीं कर रहा हूँ, ये तीनों मैं डी अरेंज कर देता हूँ। ये कितने वे से डी अरेंज हो जाएंगे, डी थ्री वे से, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, सुनो ध्यान से। ए के डब्बे में हमने बी को फिक्स कर दिया, ए के डब्बे में कौन आ गया, बी फिक्स हो गया, तो बी के डब्बे में ए आया, सी और डी अरेंज हो गए डी टू से।
अब मैंने क्या किया भाई, बी के डब्बे में ए आया था ना, अब मैंने ये मान लिया कि भाई जो ए सी डी है ये भी आप मतलब ए भी डी अरेंजमेंट में इन्वॉल्व हो गया। अब ए बी, ये जो स्मॉल ए है ये अगर इसके डब्बे में नहीं जाएगा तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना हमें, तो बी नहीं आना चाहिए था, बी तो आपने पहले ही ए के डब्बे में डाल दिया। तो भाई ए अब इस डब्बे में ना आए, ए इन दोनों में से किसी में चला जाए, सी इन दोनों में से किसी में चला जाए, डी इन दोनों में, तो तीनों के तीनों डी अरेंज हो गए, D3 हो गया। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो D2 और D3 हो गया। अब ऐसे कितने केसेस हैं, अब आपने जैसे ए और बी के लिए किया, ऐसे आप ए और सी के लिए भी कर सकते हो, ऐसे आप ए और डी के लिए कर सकते हो। इसलिए वो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ D3 प्लस D2। सो जो D4 का अरेंजमेंट है वो बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ D3 प्लस D2। ये मेरे को लग रहा है अभी समझ नहीं आया होगा आप लोग को। देखो कितने बच्चों को समझ आ गया जो मैं बता रहा हूँ। जिस जिसको क्लियर हो गया ऑल क्लियर करो, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है चलो मैं बता रहा हूँ। चलो देखो, अब डी एक बार ना D5 बताता हूँ, देखना सुनना आप सब लोग ध्यान से। जैसे मान लो अब भाई इस बार सुन लेना ध्यान से, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अब मान लो आपके पास 5, अब मैं 1 2 3 4 5 लिख के कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 5 डब्बे हैं, 1 2 3 4 5। तो इसके लिए लेटर कौन सा है, 1 है, ठीक है। इसके लिए लेटर 2 है, इसके लिए लेटर 3 है, इसके लिए लेटर 4 है, इसके लिए लेटर 5 है। ये 5 अलग लेटर्स हैं। अब 1 किसके लिए बना हुआ है, 1 के लिए बना हुआ है, 2 2 के लिए बना हुआ है, 3 3 के लिए बना हुआ है, 4 4 के लिए बना हुआ है, 5 5 के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जब डी अरेंजमेंट कर रहा हूँ तो मेरा क्या कंसर्न है कि भाई 1 1 में ना जाए, 2 2 में ना जाए, 3 3 में ना जाए, 4 4 में ना जाए, 5 5 में ना जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। एक ग्रुप बनाऊंगा मैं 1 और 2 का, एक ग्रुप बनाऊंगा 1 और 3 का, ठीक है। एक ग्रुप बनाऊंगा 1 और 4 का, और एक ग्रुप बनाऊंगा 1 और 5 का। बस ये 4 ग्रुप बनाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने डब्बा 1 फिक्स कर दिया है कि भाई डब्बा 1 तो मेरा फिक्स है, ये डब्बा मेरा फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। इस डब्बे को पकड़ के मैं डी अरेंज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 में क्या किया, 1 में 2 को पुट कर दिया और 2 के सामने 1 को रख दिया। तो अब ये इसमें जाके बैठ गया है, तो ये फिक्स हो गया यहाँ पे। 1 में कौन फिक्स हो गया, 2, मतलब पहले डब्बे में 2 बैठा दिया मैंने, तो ये केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा, जब पहले डब्बे में कौन बैठ जाएगा, 3 बैठ जाएगा। और केस क्या होगा, जब पहले डब्बे में 4 बैठ जाएगा, पहले डब्बे में 5 बैठ जाएगा। यही तो केसेस आएंगे भाई। जब डी अरेंज कर रहे हो तो पहले वाले डब्बे में कौन कौन आगे बैठ सकता है, या तो 2 आगे बैठेगा, 3 बैठेगा, या 4 बैठेगा, 5 बैठेगा, यही तो बैठेगा ना। तो ये 4 केसेस बनेंगे। तो ये जो अब टोटल वेज जो भी निकलेंगे वो 4 से मल्टीप्लाई होंगे D5 में, ठीक है। एक चीज ये समझ आनी चाहिए आपको। तो अब मान लेते हैं कि पहले डब्बे में 2 फिक्स हो गया, जम गया 2 वहां पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक केस ये बनेगा कि भाई आपका 1 2 में जम गया है। एक केस ये बनेगा ना कि 1 2 में जम गया। तो जब 1 2 में तुमने जमा दिया तो 3 4 5 कितने वे से डी अरेंज होंगे, D3 वे से। भाई 2 तो यहाँ पे फिक्स है, 2 में 1 फिक्स कर दिया, और 3 4 5 डी अरेंज हो गए D3 वे से। अब 1 यहाँ पे ना आकर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तब भी तो चलेगा, तब भी हमारा काम बन रहा है। क्यों भाई, डी अरेंज तो हो ही रहा है। जब ये अब मान लो कि 1 2 के लिए बना था, क्योंकि आपने 1 को 2 में पुट कर रखा था, 3 3 के लिए बना था, 4 4 के लिए बना था, 5 5 के लिए बना था। तो आपने इसको कवर अप करके 3 4 5 को डी अरेंज किया कितने वे से, D3 से। अब आप ऐसा करो कि भाई वो वाले केसेस ले लो कि भाई 1 अब 2 में ना जाए। पहले तो 1 2 में बैठा रहा, अब ऐसा कर दो कि 1 2 में ना जाए, 3 3 में ना जाए, 4 4 में ना जाए, 5 5 में ना जाए। तो वो कितने वे से डी अरेंज होगा, D4 वे से। अब आप बोलोगे सर आपने डायरेक्ट D4 क्यों नहीं किया। जब आपने डायरेक्ट D4 कर दोगे तो उसका मतलब होता है 1 तो 2 में जाएगा ही नहीं,
बट वो वाले केसेस भी तो हैं जिसमें 1 2 में भी जाएगा और 1 2 में नहीं भी जाएगा, तो दोनों अलग अलग केस हमने लिए, तो इसीलिए वो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ d3 प्लस d4। खुला हुआ है भैया? क्लियर हो गया सबको? अब बताओ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ आया नहीं समझ आया? देख लो एक बार। छोटी का भी इससे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, स्टिल अगर नहीं समझ आया तो आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ठीक है बेटा, और आपको समझ आ जाएगा। मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि नहीं आना चाहिए आपको, नहीं तो आप खुद क्या करना ना, बना के देखना है इसको, जो मैंने बताया उसको बना के देखो, लिख के देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब। हमारे 117 हो गए थे प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम 118। चलो देखो, अ पर्सन राइट लेटर टू 6 फ्रेंड्स person write letters to 6 friends and addresses the corresponding envelopes. In how many ways can the letter be placed in the envelope so that all the letters are in the wrong envelope? At least 2 of them are in wrong envelope. At most 3 of them are in wrong envelope. ठीक है, चलो एक मैं करता हूँ, फिर आप इसके बाद वाला आप करना, ठीक है। देखो, a person write letter to 6 friends and addresses the corresponding envelope. In how many ways can the letter be placed? 6 लेटर हैं, 6 envelope हैं, all the letters are in the wrong envelope। तो पहले पार्ट का आंसर तो क्या आ जाएगा, D6। भाई 6 के 6 लेटर रॉन्ग में होने चाहिए, ठीक है, 6 के 6 लेटर क्या होने चाहिए, रॉन्ग में होने चाहिए। तो D6 कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल, ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, वो आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर इन, मतलब कम से कम 2 रॉन्ग एनवेलप में होने चाहिए, ठीक है।
तो इसको करने के दो तरीके हैं, एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर इन रॉन्ग एनवेलप, इसका मतलब क्या हो गया 2 रॉन्ग और 4 करेक्ट, 3 रॉन्ग, कम से कम 2 रॉन्ग होने चाहिए, 3 करेक्ट, 4 रॉन्ग, 2 करेक्ट, 5 रॉन्ग, 1 करेक्ट, 6 रॉन्ग। समझ गए, ये केसेस बन गए। अब ये मैं बताता हूँ कैसे करना है। करेक्ट को भेजने का एक वे होता है, बट 2 रॉन्ग कहने का मतलब कोई भी 2 रॉन्ग हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 64 करते हैं। 64 से क्या किया मैंने, 4 लेटर सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। 64 से मैंने क्या किया, 4 लेटर सिलेक्ट कर लिए, उसको करेक्ट में भेजने का 1 वे और 2 को रीअरेंज करने के D2 वेज। तो 64 इंटू D2, इसमें क्या होगा, 6 में से 3 सिलेक्ट करके करेक्ट में भेजने का 1 वे, 3 को रीअरेंज करने का D3 वेज। 6 में से 2 को सिलेक्ट करके करेक्ट में भेजने का 1 वे, D4। 6 में से 1 को सिलेक्ट करके करेक्ट में 1 और D5। 6 में से 6 को सिलेक्ट करके 6 में से 0 सॉरी 6 में से 0 को सिलेक्ट करके करेक्ट में भेजने का 1 वे, 0 करेक्ट है ना, और रॉन्ग में भेजने के D6। समझ आ गया, ये इसका आंसर होगा। सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। दूसरा इसको करने का जो इजी तरीका है वो क्या हो जाएगा, टोटल में से आप क्या करो, टोटल में से जो बचे हुए केसेस है वो माइनस कर दो, वो हो जाएगा 0 रॉन्ग माइनस 1 रॉन्ग 5 करेक्ट, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 फैक्टोरियल। 0 रॉन्ग कहने का क्या मतलब हो गया, 6 के 6 करेक्ट, तो 6 ही 6 उठा के एक तरीके से उसको करेक्ट में भेज दो। 0 रॉन्ग में सारे के सारे करेक्ट, 1 भी ही होगा। एक रॉन्ग हो नहीं सकता, 5 करेक्ट में अगर चले जाएंगे तो छठे को भी करेक्ट में जाना पड़ेगा, तो 0। तो ये 720 माइनस 1, ये 719 आएगा। तो ये इस तरीके से थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड क्या है, एटमोस्ट 3 इन द रॉन्ग। तो एटमोस्ट 3 इन द रॉन्ग में क्या होगा, 0 रॉन्ग 6 करेक्ट, 1 रॉन्ग 5 करेक्ट, ठीक है। 2 रॉन्ग 4 करेक्ट, 3 रॉन्ग 3 करेक्ट, 66 करेक्ट में करने का 66 इंटू 1, 65 1 रॉन्ग, ठीक है। तो D1 तो 0 ही होता है, तो ये तो D1 0 हो जाएगा, ठीक है। 64 इंटू 1 वे इंटू D2, 63 इंटू 1 वे इंटू D3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको D1 D2 D3 की वैल्यूज याद होनी चाहिए, तो उससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। यहाँ तक बताओ भाई, सबको क्लियर हो गया? मैं वैल्यूज नहीं निकाल रहा हूँ, वो आप कर लेंगे। D1 0 होता है, D2 1 होता है, D3 2 होता है, D4 9 होता है, D5 44 होता है, इतना याद रखना जरूरी है। बताओ भाई, सबको समझ आ गया? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये हो गया हमारा 118। अब ये खुद से करो आप, प्रॉब्लम 119, ठीक है। इसमें वैल्यूज निकालनी है आपको, आंसर निकालना है मतलब फाइनली। देयर आर, क्योंकि सिंपल से आंसर है इसके, देयर आर 5 बॉक्सेस ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स
Also there are 5 balls of color same as those of the boxes. In how many ways we can place 5 balls in 5 boxes such that all the balls are placed in the boxes of color not same as those of the balls. ठीक है, बी पार्ट में है एटलीस्ट two balls are placed in boxes of the same color. बताइए भाई, आंसर बताओ इसका। अब इस क्वेश्चन को करो, फिर क्लास लीव मत करना, भी मेरे को इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है टेस्ट से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को करो। ए पार्ट का तो 44 आएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि सारी बॉल्स जो ए पार्ट है उसमें कोई भी बॉल अपने करेक्ट एनवेलप में नहीं जानी चाहिए, तो D5 आएगा विच इज 44। सेकंड का 31। सेकंड का 31 आएगा। हाँ, इसमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 आर इन द करेक्ट एनवेलप, तो 2 करेक्ट होंगे तो 3 रॉन्ग में जाएंगे, 3 करेक्ट होंगे तो 2 रॉन्ग में जाएंगे, ठीक है, 4 करेक्ट में जाएंगे तो 1 रॉन्ग में जाएगा, 5 करेक्ट में जाएगा तो 0 रॉन्ग में जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, टोटल माइनस जो केसेस बच रहे हैं, 0 करेक्ट, 5 रॉन्ग, माइनस 1 करेक्ट और 4 रॉन्ग, ये वाले केसेस बच रहे होंगे ना। तो टोटल कितना जाएगा, 120 माइनस D5 आ जाएगा, ये 5C0 इंटू 1 इंटू D5 माइनस 5C1 इंटू 1 इंटू D4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 120 माइनस D5 इज 44 माइनस D4 इज 9, तो 45, तो 120 माइनस 89 which is 31, ठीक है। अच्छा, अब मैं टेस्ट के अनाउंसमेंट कर देता हूँ, आज के लिए इतने करते हैं। अभी डी अरेंजमेंट के कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, फिर कुछ और सिंपल से टॉपिक्स बचे हैं, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कल। अभी आज है थर्सडे, नेक्स्ट वीक में ही हो पाएगा, अभी 2-3 लेक्चर और लगेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो अब मैं टेस्ट के बारे में बता दूं। टेस्ट में इस बार क्योंकि पीएनसी क्या होता है इसमें, ये भी पता करना जरूरी है कि बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस बार के सारे क्वेश्चन ना न्यूमेरिकल टाइप हैं, 20 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हैं इस बार के टेस्ट में। तो जिनका आंसर मतलब 0 से लेके 10,000 या 100,000 मान लो उसके बीच में है। जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल आ रहा है तो आपको आंसर 120 लिखना पड़ेगा, उसको 5 फैक्टोरियल नहीं लिखना है, ठीक है। मान लो ऐसा आ रहा है 7C4 करके बोला हुआ है, तो वहां पे लिखा होगा कि दिस वैल्यू इज NCR, फाइंड द वैल्यू ऑफ N+R,
ठीक है, तो अब जैसे 7C4 और 7C3 दोनों ही एक ही होता है, तो उसमें वो बता देगा कि भाई ये वाली वैल्यू बड़ी वाली लेनी है या प्राइम नंबर लेना है, ऐसे करके वो बता देगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 7C4 लेना है कि 7C3 लेना है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका टेस्ट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें, और आपको जो टेस्ट है ना वो ऐसा मॉडिफाई किया हुआ है, जैसे आप एक बार पहले बीच में टेस्ट आया था कि अगर आप उसको गूगल करने की कोशिश करोगे या डाउट नेट पे डालने की कोशिश करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप वहां से उठा के आंसर लिखोगे, वो आंसर उसका चेंज होगा क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यूज वगैरह चेंज कर दी गई हैं। ठीक है, पूरा टेस्ट पीएनसी के ऊपर है, आपको क्लास कॉपी और मॉड्यूल करना है या और असाइनमेंट करना है। इसी अगर आप इतना करते हो तभी आप टेस्ट में कुछ अच्छा कर पाओगे, अगर आप इधर उधर की चीजों में ध्यान दोगे फिर आपको टेस्ट नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आप डाउट नेट वगैरह पे जाओगे ना, आपको मिलेंगे नहीं क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हुए, मिलेंगे भी तो उसमें ऐसा होगा जैसे वहां पे 15 आ रहा होगा तो मैंने 19 डाल दिया होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो आप गलत हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, अपने जो डाउट्स वगैरह हैं वो मुझे भेज दो, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपके आंसर कर दूंगा। बाकी मोस्टली आप क्लास कॉपी और काफी डाउट्स मैं बता ही चुका हूँ, उतना सफिशिएंट है आपके लिए। कोशिश करो मॉड्यूल कर लो, अब असाइनमेंट को छोड़ के मॉड्यूल अपना जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज 1 2 3 4 लगा लो। ठीक है, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है, एक दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, एक सेट्स वाला टॉपिक बचा हुआ है और एक एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन फैक्टोरियल बचा हुआ है, बस बाकी सब हो गया हमारा इस चैप्टर में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना करते हैं, स्टिल कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कॉल कर सकते हो, 6 बजे से पहले कॉल करें, इवनिंग में 6 बजे से पहले। अब 6 बजे के बाद कॉल करेंगे ना तो मैं पिक नहीं करता हूँ, फिर मैसेज पे ही बात हो पाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं कल।